अब तक हमने हेडियन इयॉन और आर्कियन इयॉन के बारे में जाना। अब हम आज से करीब 2.5 अरब साल पहले के बाद में जानेंगे कि पृथ्वी की हिस्ट्री में और क्या हुआ था। आज से करीब 2.5 अरब साल पहले से 54.1 करोड़ साल पहले तक के टाइम पीरियड को प्रोटीरोजोइक इयॉन कहते हैं। प्रोटीरोजोइक नाम ग्रीक से आया है और इसका अर्थ है पहले का जीवन। यह अनौपचारिक रूप से प्री कैम्ब्रियन समय का सबसे हाल का हिस्सा है। पृथ्वी और जीवन के इतिहास में सबसे रोमांचक घटनाओं में से कई प्रोटीरोजोइक के दौरान हुई, जैसे कि स्थिर महाद्वीप पहले दिखाई दिए। प्रोटीरोजोइक के दौरान पहला ज्ञात ग्लेशिएशन पाए गए। इयॉन की शुरुआत के तुरंत बाद एक ग्लेशिएशन स्टार्ट हुआ, जबकि नियो प्रोटीरोजोइक के दौरान कम से कम 4 ग्लेशिएशंस थे। प्रोटीरोजोइक इयॉन को डिवाइड किया गया है 3 जियोलॉजिक एरास में। पहला है पैलियो प्रोटीरोजोइक, जिसका टाइम पीरियड है 2.5 से 1.6 अरब साल पहले। पैलियो प्रोटीरोजोइक जियोलॉजिक टाइम का सबसे लंबा एरा है। यह 90 करोड़ वर्ष यानी पृथ्वी के पूरे इतिहास का लगभग 20% है। दूसरा है मेसोप्रोटीरोजोइक, जिसका टाइम पीरियड है 1.6 से 1 अरब साल पहले। तीसरा है नियोप्रोटीरोजोइक, जिसका टाइम पीरियड है 100 से 54.1 करोड़ साल पहले। पैलियो प्रोटीरोजोइक एरा ने अधिकांश प्रकार के जीवाणुओं के विकास को देखा, जिनके साथ आज हम परिचित हैं, और सबसे पहले के यूकैरियोट्स। यह इस एरा के दौरान था कि महाद्वीप स्थिर हो गए। आज से करीब 1.8 अरब साल पहले 20 घंटे का दिन था और एक साल में करीब 450 दिन थे। लार्ज इग्नियस प्रोविंस ज्वालामुखीय गतिविधि के व्यापक क्षेत्र हैं। आर्कियन के दौरान लार्ज इग्नियस प्रोविंस का विशाल क्षेत्र 80% या अधिक पानी के नीचे था, लेकिन प्रोटीरोजोइक की शुरुआत में अनुपात अचानक उल्टा हो जाता है। लगभग 80% ज्ञात प्रोटीरोजोइक लार्ज इग्नियस प्रोविंस टेरेस्ट्रियल थे। पैलियो प्रोटीरोजोइक एरा को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिडेरियन, इसका टाइम पीरियड है 2.5 से 2.3 अरब साल पहले। दूसरा है राइसियन, इसका टाइम पीरियड है 2.3 से 2.05 अरब साल पहले। तीसरा है ओरोसीरियन, इसका टाइम पीरियड है 2.05 से 1.8 अरब साल पहले। और चौथा है स्टैथीरियन, इसका टाइम पीरियड है 1.8 से 1.6 अरब साल पहले। यह समय है पैलियो प्रोटीरोजोइक एरा के दौरान आज से लगभग 2.4 अरब साल पहले से 2.0 अरब साल पहले तक, जब पृथ्वी के वायुमंडल और उथले महासागर ने ऑक्सीजन में वृद्धि का अनुभव किया। फ्री ऑक्सीजन पहले प्रोकैरियोटिक द्वारा और फिर बाद में महासागर में यूकैरियोटिक जीवों द्वारा निर्मित किया गया था। इन जीवों ने फोटोसिंथेसिस को अधिक कुशलता से किया, जिससे ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनाया। बड़ी मात्रा में फ्री ऑक्सीजन अधिकांश एनएरोबिक जीवों के लिए जहरीली थी, जिसके कारण पृथ्वी पर एनएरोबिक जीवन के अधिकांश जीवों की मृत्यु हो गई, जब वायुमंडलीय फ्री ऑक्सीजन का स्तर विलुप्त होने की घटना में बढ़ गया, जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। जीवन का वो रूप ही बच पाया जिन्हें जहरीली ऑक्सीजन से फर्क नहीं पड़ता था, या तो जो ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में थे। वायुमंडलीय फ्री ऑक्सीजन की अचानक वृद्धि और जीवन के विलुप्त होने को व्यापक रूप से पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक विलुप्त
होने में से एक माना जाता है। इस समय के दौरान उत्पादित फ्री ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड आयरन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन को मैग्नेटाइट में कन्वर्ट करता है। मैग्नेटाइट इनसॉल्युबल है पानी में, इसलिए मैग्नेटाइट उथले समुद्र के नीचे डूब कर बैंडेड आयरन फॉर्मेशन का निर्माण करता है। हालांकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस से भी ऑर्गेनिक कार्बन बनता है। ऑक्सीजन फिर ऑर्गेनिक कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन सतह के वातावरण में इकट्ठा नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन के वातावरण में इकट्ठा होने के लिए ऑक्सीजन जिसके साथ भी रिएक्ट करता है उसको खत्म होना चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फाइड और मिनरल्स जिसमें आयरन होता है। ऑक्सीजन सिंक को खत्म होने में करीब 5 करोड़ या उससे अधिक वर्ष लगे। ऑक्सीजन सिंक यानी वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आज एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का औसत समय जो कि जियोलॉजिकल सिंक द्वारा खपत होने से पहले लगभग 20 लाख वर्ष तक एयर में रहता है। आखिरकार 3 बड़े परिणामों के साथ वातावरण में ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो गया। सबसे पहले ऑक्सीजन वायुमंडलीय मीथेन जो कि एक मजबूत ग्रीनहाउस गैस है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कमजोर ग्रीनहाउस गैस है और पानी में बदल दिया। इसने पृथ्वी के वायुमंडल के ग्रीनहाउस प्रभाव को भी कमजोर कर दिया, जिससे पृथ्वी ठंडी हो गई और हिमयुग की एक श्रृंखला शुरू हो गई। दूसरा, बढ़ी हुई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ चट्टानों, रेत, मिट्टी, पृथ्वी की वायु, महासागरों और सरफेस वाटर के बीच केमिकल इंटरेक्शन के नेचर में जबरदस्त बदलाव हुए। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के बाद विकसित हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के बाद ऑक्सीजन एटम्स ओजोन का निर्माण कर सकते थे। समय के साथ ऊपरी वातावरण में पृथ्वी की ओजोन परत मोटी हो गई। ओजोन परत की पूर्ण उपस्थिति से पहले जीवन उथले पानी तक ही सीमित था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। जब ओजोन ने पृथ्वी को घातक यूवी रे से बचाना शुरू कर दिया, इसने जीवन को भूमि पर विविधता लाने में सक्षम बनाया। लेकिन यह पैलियोजोइक एरा तक नहीं था जब जीवन वास्तव में जमीन पर उड़ान लेता है।